नमस्कार। तो पांचवें चरण के लिए प्रचार थम गया और अब वोटिंग का इंतजार है। देश के चुनाव का अहम मोड़ और कुल 7 चरण के चुनाव होने हैं, यानी 4 चरण बीत चुके हैं। पांचवां चरण, उसके लिए प्रचार थम गया। पांचवें चरण तक देश के राजनीति की स्थिति क्या है, किस दिशा में करवट बदल रही है राजनीति, कहां खड़े हैं आज सत्ताधारी और विपक्ष के खेमे, और खासकर उत्तर प्रदेश की सियासत में ये पांचवां चरण क्या तय करने जा रहा है, और ये 13 सीटें कौन सी हैं और उन 13 सीटों के समीकरण क्या हैं, आज के वीडियो में इसका विश्लेषण करने की कोशिश करते हैं। तो पांचवें चरण के लिए प्रचार थम गया और अब वोटिंग का इंतजार है देश में। अगला प्रधानमंत्री कौन होगा, 400 पार का नारा तो अब सुनाई नहीं देता। लेकिन मछली, मटन, मंगलसूत्र से लेकर के भैंस चोरी हो जाना और हिंदू मुसलमान कर देना, और उससे आगे बढ़ते हुए ये देश अब यहां पहुंच गया है कि कांग्रेस और सपा वाले आ गए तो मंदिर पर ताला डलवा देंगे, टेंट में भेज देंगे। ये सब भारत की राजनीति में चल रहा है। ये आपके वे एक वोट ने मंदिर बनवा दिया, आपका एक वोट मंदिर पर ताला लगवा देगा। और ये कोई सामान्य वाक्य नहीं है, ये वाक्य देश के प्रधानमंत्री का है। तो भारत का चुनाव इस मोड़ पर खड़ा है सत्ताधारी दल के लिहाज से। एक बेचैनी, बेतहाशा, उलझन, मायूसी चेहरे पर दिखती है। वहीं दूसरी तरफ विपक्षी खेमा आत्मविश्वास से लबरेज नजर आ रहा है। उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश में ये वही चरण है जिसमें आपके बहुत अहम सीटें, बहुत महत्वपूर्ण सीटें यहां पर होने वाली, और उन 13 सीटों में समीकरण बहुत कुछ तय करने वाले हैं। जिस करवट ये पूरा समीकरण बदलेगा, उस करवट की सीटें बनती बिगड़ती दिखेंगी, और दिल्ली की सत्ता पर कौन बैठेगा, ये 13 चरण तय करेंगे। लखनऊ इसके चरण में केंद्र में है। बात हम करें तो लखनऊ और उसके आसपास मोहनलालगंज, 2 सीटों की अगर बात करें तो लखनऊ की सीट पर समाजवादी पार्टी ने अपने पुराने नेता रविदास मल्होत्रा को टिकट दिया, और रविदास मल्होत्रा चुनाव प्रत्याशी हैं, लेकिन लखनऊ में बीजेपी की तरफ से राजनाथ सिंह उम्मीदवार हैं, जो कद्दावर नेता तो पता नहीं रहे या नहीं रहे, ये बीजेपी वाले लोग ज्यादा बेहतर बताएंगे। कड़ी निंदा वाले नेता हैं, पुराने समय में मजबूत नेता हुआ करते थे, उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री भी रहे, बीजेपी के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष भी रहे, और लखनऊ की सीट पर पूर्व सांसद, वर्तमान सांसद राजनाथ सिंह है। शहरी सीट है, आमतौर पर बीजेपी के रुझान में है, इसलिए यह कहना अतिशयोक्ति नहीं होगा कि लखनऊ की सीट पर बीजेपी सुविधाजनक तरीके से चुनाव जीत सकती है, और वह सीट है राजनाथ सिंह की। यह सीट भाजपा के खेमे की तरफ है। बगल की सीट पर अगर गौर करें तो अमेठी है, मोहनलालगंज। और अगर मोहनलालगंज में बात करें तो मोहनलालगंज के प्रत्याशी, मोहनलालगंज के प्रत्याशी सपा की तरफ से यहां पर आर के चौधरी है। आर के चौधरी, आर के चौधरी की 13-14 सीटें यूपी के लिहाज से हैं, और मोहनलालगंज में 14 सीटों पर यहां पर मामला फंसा हुआ है। लोग ये बता रहे हैं कि यहाँ थोड़ा सा समीकरण बदला हुआ दिख रहा है। बदला हुआ समीकरण है, बदला हुआ वो है कि जो परिस्थितियां बनी हैं, उन परिस्थितियों के लिहाज से थोड़ा सा एक लड़ाई का समीकरण आप कह सकते हैं कि ये पूरा का पूरा समीकरण बदल रहा है। तो दूसरी तरफ अगर आप जाएंगे तो मोहनलालगंज में अभी लड़ाई मजबूत हो रही है। जो रिजर्व सीट आती है मोहनलालगंज, मोहनलालगंज सीट बीजेपी के हिस्से में थी, लेकिन अभी की तारीख में समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी आर के चौधरी ठीक ठाक चुनौती देने की कोशिश कर रहे हैं।
बात करें हम तो एक बड़ी महत्वपूर्ण सीट इस चुनाव में 13 यानी 14 सीटें हैं, अमेठी और रायबरेली। अमेठी और रायबरेली दोनों दोनों इसमें चरण में है, इस चरण में है। अमेठी पर बात करें तो कांग्रेस पार्टी ने किशोरी लाल शर्मा को अमेठी से प्रत्याशी बनाया है। पहले ये सुनने में आ रहा था कि अमेठी से हो सकता है खुद राहुल गांधी चुनाव लड़ें और रायबरेली से प्रियंका गांधी चुनाव लड़ेंगी, लेकिन तमाम कवायदों पर विराम लगाते हुए प्रियंका गांधी ने चुनाव न लड़ना कबूल किया है और अमेठी से आर के किशोरी लाल शर्मा को कांग्रेस पार्टी ने अपना उम्मीदवार बनाया है। वहीं रायबरेली से खुद राहुल गांधी चुनाव मैदान में है। बात करें अमेठी और रायबरेली की तो जैसे लखनऊ की सीट परंपरागत रूप से राजनाथ सिंह के हिस्से में है, वैसे रायबरेली की सीट परंपरागत रूप से कांग्रेस के हिस्से में है और राहुल गांधी के प्रभाव, नए तेवर और तमाम तरह की चीजों के चलते रायबरेली की सीट पर कोई मजबूत लड़ाई दिख नहीं रही है। रायबरेली की मजबूत सीट कांग्रेस के खाते में आज भी जाती हुई दिख रही है और रायबरेली से उनके नेता मजबूत हैं, राहुल गांधी। बात करें अगर अमेठी की तो अमेठी में लड़ाई है। आपको याद होगा कि 2014 के चुनाव में कुछ ही मार्जिन से स्मृति ईरानी रायबरेली का चुनाव अमेठी का चुनाव हार गई थी राहुल गांधी से, लेकिन 19 में राहुल गांधी ने स्मृति ईरानी से हार देखी है और अमेठी की सीट पर स्मृति ईरानी ने चुनाव जीता था। उन्होंने बहुत मेहनत की, काम किया और पीछे गलियारों में अगर बात करेंगे तो अमेठी की सीट पर बीजेपी ने बहुत तरह की बिसात बिछा रखी थी कि अगर राहुल गांधी अमेठी चुनाव लड़ने आते हैं तो अमेठी में बुरी तरह से राहुल गांधी को घेरने की कवायद बना ली गई थी। कांग्रेस पार्टी ने एक बहुत गजब की चाल चलते हुए किशोरीलाल शर्मा को वहां का प्रत्याशी बनाया और किशोरीलाल शर्मा आज के तारीख में चुनौती देते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि प्रचार की कमान खुद प्रियंका गांधी ने संभाल ली है। आपको यकीन नहीं होगा, पिछले कई दिनों से प्रियंका गांधी रायबरेली और अमेठी में ही और खासकर अमेठी में ही डेरा डाली हुई हैं और अमेठी में डेरा डाली हुई अब वो प्रियंका गांधी और इन लोगों ने वहां के चुनावी समीकरण को बदल कर रख दिया है। इसलिए आज की तारीख में अगर हम बात करें अमेठी की तो वो सीट लड़ाई की सीट बन चुकी है, किसी भी तरफ पलट सकती है और अगर अमेठी में स्मृति ईरानी को किशोरीलाल शर्मा प्रियंका गांधी के अपने प्रभाव के चलते यह कहने की कोशिश में कामयाब हो जाते हैं तो यह देखना दिलचस्प होगा कि वहां पर समीकरण बदल सकते हैं और स्मृति ईरानी के लिए मुश्किल पैदा हो सकती है। जालौन सीट, जालौन, झांसी, हमीरपुर, बांदा, ये चार जो बुंदेलखंड के जिले हैं उनमें भी इस पांचवें चरण में चुनाव में वोट डाले जाने हैं। जालौन से नारायण दास को प्रत्याशी बनाया है समाजवादी पार्टी ने। प्रदीप जैन है झांसी से, इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी हैं। अजयेंद्र सिंह लोधी सपा के चेहरे हैं। श्रीमती कृष्णा देवी बांदा से, हमीरपुर और बांदा से ये लोग चुनाव लड़ रहे हैं। इसमें बात करें तो 50-50 का मामला है, लेकिन इन सीटों पर आज की तारीख में बीजेपी बढ़त में है। लेकिन कल तक ये माना जा रहा था कि एक तरफा चुनाव होगा, बीजेपी बड़ी आसानी से बुंदेलखंड जीत जाएगी, लेकिन अगर हम पांचवें चरण का पूरा विश्लेषण करें तो हम ये पाएंगे कि बीजेपी के लिए पांचवा चरण उतना आसान नहीं बचा और यहाँ पर टक्कर है, यहाँ पर एक पेच फंसा हुआ है और यह पूरा का पूरा खेल, यह पूरा का पूरा समीकरण चुनौतियों से घिर गया है बीजेपी के लिए। कहना मुश्किल है कि इन चारों लोकसभा की सीटों पर कौन जीतेगा, लेकिन आज की तारीख में वहां लड़ाई है, लेकिन कांग्रेस, इंडिया गठबंधन अभी बीजेपी को चुनौती देने में उतना मजबूत नहीं है। बात करें अगर हम और ऊपर आकर के फतेहपुर और कौशाम्बी की, तो बात करेंगे तो फतेहपुर और कौशाम्बी दोनों सीटों पर लड़ाई तगड़ी हो गई है। साध्वी निरंजन ज्योति 10 साल से फतेहपुर की सांसद हैं। वो निषाद कम्युनिटी से आती हैं, अति पिछड़े समुदाय से आती हैं। बीजेपी की एक फायर ब्रांड विवादित बयानों वाली नेता कही जाती हैं,
लेकिन साध्वी निरंजन ज्योति को लेकर के वहां फतेहपुर में लोकल पॉलिटिक्स में उनका विरोध काफी बढ़ता जा रहा है। लोकल पॉलिटिक्स में उनका समीकरण घिरता जा रहा है और वहीं इंडिया गठबंधन की तरफ से एक मजबूत इक्के के रूप में समाजवादी पार्टी ने अपने प्रदेश अध्यक्ष रहे नरेश उत्तम पटेल को, जो कि बहुत वरिष्ठ नेता हैं, समाजवादी पार्टी के एक बड़े नेता हैं, प्रदेश अध्यक्ष रहे हैं, उन्हें फतेहपुर से उम्मीदवार बना दिया है। पिछली बार ये सीट बीएसपी के खाते में चली गई थी, तो सपा का कोई प्रत्याशी नहीं लड़ा था, लेकिन इस बार ये सीट पटेल बिरादरी के बड़े नेता, समाजवादी पार्टी के सीनियर लीडर नरेश उत्तम पटेल के हाथों में चली गई है। इस इलाके के अगर समीकरण की बात करें तो यहाँ पर पटेल बिरादरी मजबूत दावेदारी रखती है, मुस्लिम आबादी ज्यादा है, यादवों की आबादी ज्यादा है, अपर कास्ट में भी कुछ जातियां ऐसी हैं, खासकर राजपूत जैसे, उनका रुझान इस समय एंटी बीजेपी बनता दिख रहा है, क्योंकि सबको इस बात की सुगबुगाहट हो रही है कि क्या वाकई मोदी और अमित शाह अगर जीत जाएंगे तो वो योगी आदित्यनाथ को सरकार से हटा देंगे और उनका हाल भी वही शिवराज सिंह चौहान और इनका हो जाएगा क्या, जो मनोहर लाल खट्टर का, रमन सिंह का हुआ था। यह समीकरण अंदर अंदर भी बीजेपी को बेचैन कर रहा है। और ऐसे में अगर बात करें फतेहपुर की, तो फतेहपुर की सीट पर आज के तारीख में बीजेपी मुश्किल में घिर चुकी है और फतेहपुर की सीट पर नरेश उत्तम पटेल बढ़त बनाए हुए हैं और आश्चर्य न हो कि फतेहपुर पर इंडिया गठबंधन यानी समाजवादी पार्टी चुनाव जीत जाए। बात करें अगर कौशाम्बी की, तो कौशाम्बी में एक दिलचस्प मोड़ आया है। कौशाम्बी और आसपास के जिलों में राजा भैया का प्रभाव हुआ करता था, लेकिन पिछले दिनों देखने को मिला कि राजा भैया ने कुछ भी स्पष्ट नहीं किया कि वो बीजेपी के लिए कैंपेन करेंगे कि नहीं। वो कैंपेन नहीं कर रहे हैं आज की तारीख में, हालांकि वो उत्तर प्रदेश की राजनीति में बीजेपी के ही साथ खड़े हैं, लेकिन आज की तारीख में वो बीजेपी के साथ कैंपेन करने की बजाय उन्होंने एक सार्वजनिक बयान दे दिया कि जिसको मेरे कार्यकर्ता जिन जिन जगहों पर जिसको समर्थन करना चाहे वो समर्थन करें। और इस बात से पूरी कवायद तेज हो गई कि कौशाम्बी और फतेहपुर पर इसका असर पड़ सकता है और इसके समीकरण के बदलते वहां का कौशाम्बी का समीकरण भी बदल गया। विनोद सोनकर वहां के विवादित नेता बन चुके हैं, 10 साल वहां रहे और विनोद सोनकर से राजा भैया के भी एक 36 का आंकड़ा है। हालांकि राजा भैया ने समाजवादी पार्टी को ऐन मौके पर धोखा दिया था जब बसपा से गठबंधन था और राज्यसभा में उन्होंने सपा के साथ होते हुए भी सपा को वोट नहीं दिया था और बीजेपी के खेमे में चले गए थे। लेकिन इस बार इंद्रजीत सरोज के बेटे हैं पुष्पेंद्र सरोज, इंडिया गठबंधन ने, समाजवादी पार्टी ने पुष्पेंद्र सरोज को कौशाम्बी लोकसभा सीट से प्रत्याशी बनाया है। और इंद्रजीत सरोज जो कि पासी बिरादरी से आते हैं, जो अखिलेश यादव का पीडीए है, आप देखेंगे पूरे टिकट वितरण में वो पीडीए बड़ा मजबूत भूमिका निभा रहा है और 5वें चरण में ये पीडीए कितनी कामगार भूमिका निभाता है ये इस पर डिपेंड करेगा कि अगर फतेहपुर से नरेश उत्तम पटेल, कौशाम्बी से इंद्रजीत सरोज, हमीरपुर से अजयेंद्र सिंह लोधी और वहीं गोंडा की सीट पर बात करें तो श्रेया वर्मा जो राकेश वर्मा की बेटी हैं और समाजवादी नेता, पुराने नेता बेनी प्रसाद वर्मा की पोती लगेंगी, वो उस परिवार से आती हैं। और वहीं इस 5वें चरण में पीडीए का कमाल देखिए कि फैजाबाद लोकसभा यानी जो अयोध्या की सीट है, अयोध्या की सीट पर, सामान्य सीट पर एक दलित तबके से आने वाले पुराने समाजवादी, वरिष्ठ समाजवादी नेता अवधेश प्रसाद को समाजवादी पार्टी ने टिकट दे दिया है। तो आरके चौधरी मोहनलालगंज, अजयेंद्र सिंह लोधी हमीरपुर, उसके बाद आप देखें फतेहपुर नरेश उत्तम पटेल, कौशाम्बी से आप देखें तो पुष्पेंद्र सरोज जो कि पासी बिरादरी से आते हैं, अति पिछड़े समुदाय से आते हैं, अवधेश प्रसाद जो कि दलित समाज से आते हैं और सामान्य सीट पर यानी अनारक्षित सीट पर शेड्यूल कास्ट के कम्युनिटी के लोग को टिकट दिया। ये काम बीजेपी ने नहीं किया, ये काम बसपा ने नहीं किया, ये काम सपा ने किया और एक नहीं 2 जगह पर किया। जैसे मेरठ संगीता वर्मा को टिकट दिया जो योगेश वर्मा की पत्नी है, दलित समाज से आती है, जो इनको मेरठ के सामान्य सीट पर दलित समाज के कैंडिडेट को उतारा है। वहीं
श्रेया वर्मा जो गोंडा से हैं और एक अच्छे समाजवादी विरासत के घराने से आती हैं। बेनी प्रसाद वर्मा का कद समाजवादी राजनीति में एक कद्दावर नेता का कद रहा है। बेनी प्रसाद वर्मा अपने समय में एक बहुत कद्दावर नेता रहे, समाजवादी पार्टी के गठन में संस्थापक सदस्य की तरह रहे, नेताजी मुलायम सिंह यादव के बहुत करीबी रहे। इसलिए बेनी प्रसाद वर्मा की राजनीतिक विरासत को आगे बढ़ाने के लिए एक मजबूत दावेदारी करते हुए बेहद युवा, पढ़ने लिखने वाली, बेहद प्रतिभाशाली, बेहद संजीदा, बेहद प्रभावशाली श्रेया वर्मा को टिकट देकर के गोंडा के सीट का भी समीकरण बदल दिया है। तो आज की तारीख में अगर आप कहें तो आरके चौधरी मोहनलालगंज, नरेश उत्तम पटेल फतेहपुर, पुष्पेंद्र सरोज कौशाम्बी, श्रेया वर्मा गोंडा और अवधेश प्रसाद जो फैजाबाद अयोध्या सीट से हैं। सीधे सीधे ये 5 सीटें ऐसी हैं जो समाजवादी पार्टी ने चुनौती पेश कर दी है बीजेपी के सामने, सीधी चुनौती है। अब तक ये माना जा रहा था कि इन सीटों पर बीजेपी एक तरफा चुनाव जीत जाएगी, लेकिन 5वें चरण का वोट डालने का दिन आते आते यहां पूरी तरह से समीकरण बदल गया है और समाजवादी पार्टी ने अपने जोश और जज्बे से, जनता के मुद्दों से, अखिलेश यादव की मेहनत से चुनाव को दिलचस्प बना दिया। और आज की तारीख में ये 5 सीटें ऐसी हैं जो लड़ाई में हैं और जिसमें समाजवादी पार्टी के प्रत्याशियों को बढ़त मिली हुई है। कैसरगंज की लोकसभा सीट पर भगत राम मिश्रा को प्रत्याशी बनाया जो कि दमदार प्रत्याशी हैं, दबंग प्रत्याशी। कहा यह जाता है कि कई 100 गाड़ियों के साथ तो इन्होंने नामांकन दर्ज किया, क्योंकि कैसरगंज वही लोकसभा सीट है जिसे अगर आपको याद हो तो पहले और दूसरे चरण में जब तक जाटों का वोट नहीं पड़ गया था तब तक वहां पर प्रत्याशी नहीं दिया गया था, क्योंकि कैसरगंज से सांसद रहे हैं ब्रजभूषण शरण सिंह। जाट समाज में एक गहरी नाराजगी, किसान समुदाय में गहरी नाराजगी, क्योंकि अब महिला पहलवानों ने गंभीर आरोप लगाए ब्रजभूषण शरण सिंह पर, तो बीजेपी ने कैसरगंज का टिकट बहुत दिन तक घोषित नहीं किया। जब तीसरा चौथा चरण आने को हुआ तब जाकर के कैसरगंज की सीट पर उन्होंने ब्रजभूषण शरण सिंह के बेटे को टिकट दे दिया और इसलिए वहां की लड़ाई दिलचस्प है। ब्रजभूषण शरण सिंह का अपना प्रभाव है, अपनी दबंगई है, अपना पैसा है, रुतबा है, दबदबा जिसका दावा वो करते हैं, उस दबदबे को दबदबे वाले नेता से चुनौती पेश करा दी है अखिलेश यादव ने। तो भगत राम मिश्रा जो कैसरगंज की लोकसभा सीट से प्रत्याशी हैं, उनका भी दबदबा इलाके में कम नहीं है। इसलिए ब्रजभूषण शरण सिंह को अपने बेटे को चुनाव जिताना उतना आसान नहीं होगा जितना उनके रील्स में दिखता है, जितना उनके भाषणों में दिखता है, जितना उनके तेवर में दिख जाता है। इसलिए पूरा समीकरण बदलता हुआ दिख रहा है कैसरगंज लोकसभा सीट का। बात करें बाराबंकी सीट की, तो बाराबंकी सीट गई है इंडिया गठबंधन यानी समाजवादी पार्टी के खाते में और यहां से कांग्रेस पार्टी के खाते में। और कांग्रेस पार्टी के पुराने नेता पीएल पुनिया जो एक जमाने में उत्तर प्रदेश के एक वरिष्ठ ब्यूरोक्रेट रहे, लेकिन बाद के दिनों में वो बसपा में रहे, फिर कांग्रेस पार्टी के बड़े नेता रहे पीएल पुनिया, उनके बेटे तनुज पुनिया को ये सीट मिली है और बाराबंकी में तनुज पुनिया एक कड़ी टक्कर दे रहे हैं। ये भी सीट आसान नहीं है। तो आज की तारीख में अगर बात करें तो जालौन, बांदा, झांसी, लखनऊ, यही सीटें कांग्रेस पार्टी के भाजपा के लिए आसान बताई जा रही हैं। बाकी रायबरेली एक तरफा चुनाव जीत रही है इंडिया गठबंधन। दूसरी तरफ अगर फाइट की बात करें तो मोहनलालगंज, अमेठी, उसके बाद हमीरपुर, गोंडा, कैसरगंज, फैजाबाद, बाराबंकी, कौशाम्बी, फतेहपुर, ये वो सीटें हैं जिसमें आज की तारीख में बीजेपी को गंभीर चुनौती मिल रही है। बीजेपी इन सारी सीटों पर अधिकांश जगहों पर पीछे जाती दिख रही है अपने अंदरूनी संकट की वजह से, अपने अंदरूनी विवाद के चलते और अपने अंदरूनी राजनीति के चलते। इसलिए इन 5वें चरण में आज की तारीख में इंडिया गठबंधन कड़ी चुनौती पेश कर रहा है, कड़ी चुनौती। और इसलिए इसमें से आश्चर्य न हो कि अगर कल को जब चुनाव परिणाम आए तो अमेठी भी इंडिया गठबंधन जीत जाए। अमेठी, मेरा मानना है कि रायबरेली, अमेठी, फतेहपुर सीकरी, गोंडा, कौशाम्बी और ये फैजाबाद, अयोध्या, ये 5-6 सीटें ऐसी हैं जिसमें इंडिया गठबंधन
या तो जीत जाएगा या बढ़त में है, जीत जाएगा। जैसे रायबरेली तो जीत ही जाएंगे। राजनाथ सिंह की सीट बीजेपी जीत जाएगी, इसका एडवांटेज उन्हें दिख रहा है। जालौन और बांदा और झांसी की सीट पर बीजेपी को बढ़त है, लेकिन बाकी सारी सीटों पर बीजेपी मुश्किल में फंसी हुई है। इसलिए देखना दिलचस्प होगा कि अंतिम परिणाम इस पांचवें चरण का क्या आता है। अगर इन पांचवें चरण के 14 सीटों में से बीजेपी आज की तारीख में 14 में से 12 जीती हुई है, 12-13, और अगर 12-13 में से बीजेपी अगर 7-8 पर सिमट जाती है, तो 400 पार कहां, फिर तो पूरा उत्तर प्रदेश ही नहीं देश का समीकरण बदल रहा है। आपका क्या मानना है नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। फिर मिलेंगे किसी और विश्लेषण के साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।